अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी, आज जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर से है। ये आपकी फ़र्स्ट ऑनलाइन क्लास है। पहले तो आपको वेलकम करेंगे हम फर्स्ट ईयर में, ठीक है। और आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। चलें जी, आज जो है हम अपना फ़र्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा, इसमें आज हम 3 से 4 टॉपिक कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। जस्ट इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेल्फ चेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल और एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, और इन्हीं को ही चेंज करके वैल्यूज़ वगैरह को यही आपके एग्ज़ाम्स में आती हैं, ठीक है। तो इसमें कंसेप्ट्स हैं, बेसिक कंसेप्ट हैं और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। और ये जो स्टिचोमेट्री है, ये क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, 11 चैप्टर्स हैं, तो इसमें सारे के सारे मोस्टली जो हैं वो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो कंसेप्ट होंगे ये आपको टिल द एंड जो है हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अगर आप अभी स्टार्ट से इसको सही तरह कंसीडर कर लेते हैं तो आगे आपके लिए परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि स्टिचोमेट्री क्या है, या स्टिचोमेट्री देखने से पहले एक हम जनरल आइडिया लेते हैं। देखिए, कोई भी फील्ड है ना, तो उसमें एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लगाया जाता है, मेजरमेंट्स की जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने घर कंस्ट्रक्ट करना है तो आप एक आइडिया लगाते हो कि इसके लिए इतनी जो है वो ईंट चाहिए है, इतना सरिया वगैरह चाहिए, इतना सीमेंट वगैरह चाहिए, ठीक है। इतने जो है वो वर्कर्स हमें चाहिए जो डेली वेजेस पे काम करेंगे, तो इतने दिनों में ये घर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट फील्ड्स हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिखी हुई हैं, फायर वर्क्स वगैरह और इंजीनियर वगैरह। तो इंजीनियर क्या करेगा, तो ज़ाहिर सी बात है, अगर फ्यूल कोई रिलेटिव अमाउंट ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन नीडेड फॉर सफिशिएंट कंबस्शन, अगर उसने कोई कंबशन करवानी है तो वो देखेगा कि मैंने कंप्लीट कंबशन करवानी है या इनकम्प्लीट कंबशन करवानी है। तो अगर मैंने कंप्लीट करवानी है तो फिर मुझे कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, और अगर मैंने इनकम्प्लीट करवानी है तो फिर मुझे कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो यानी कि वो एक मेजरमेंट करेगा। तो इस तरह जो केमिस्ट्री है उसमें भी जब आप मोल्स के साथ इंटरेक्ट करते हो या ग्राम्स वगैरह के साथ इंटरेक्ट करते हो, तो यहाँ पे भी हम मेजरमेंट्स जो है वो करते हैं। ये जो स्टिचोमेट्री है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है, पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं, दैन इसे आगे देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। अब ये जो है स्टिचियोमेट्री, स्टिचियो जो है ये वर्ड है ग्रीक, ठीक है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है एलिमेंट्स, ठीक है। मीट्री मीन मेजरमेंट्स, यानी कि एलिमेंट्स की मेजरमेंट। ये क्या बात हुई, एलिमेंट्स की मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना, जैसे ये नीचे एग्जांपल की मैंने वाटर की, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वाटर बन जाता है। अब हमने कभी ये नहीं कहा कि 2H2 प्लस O2 कंबाइन टू गिव अस 2H2O। हमने कभी भी मोल्स की बात नहीं की। यहाँ पे जो साथ 2 लगा हुए हैं ये कोफिशिएंट तो हैं, लेकिन यहाँ पे ये मोल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो कितनी होती है, 2:1 होती है वाटर में। ये तो हम कहते हैं, वो जस्ट हम वाटर का जो है वो फार्मूला देख के कहते हैं कि 2:1 है। लेकिन कभी भी हमने रिएक्टेंट में ये बात मेंशन नहीं की कि हाइड्रोजन के 2 मोल कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ, देन वाटर बन जाता है। हम सिंपली ये कहते हैं H2 प्लस O2 कंबाइन करते हैं और वाटर मालिक्यूल बन जाता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मोल्स लाजमी मेंशन करेंगे। जब मोल्स हम मेंशन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट्स को मेजर करेंगे कि उसका कितने पार्ट हैं, उसके कितने मोल हैं उस फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है। वो कितना कंट्रीब्यूटर है उस प्रोडक्ट में, उसकी कंट्रीब्यूशन कितनी है, उसकी इम्पोर्टेंस उसमें कितनी है, उसके मोल उसमें कितने हैं, ठीक है जी। तो हम कंट्रीब्यूशन या इंपॉर्टेंस की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम मोल की टर्म में बात करेंगे कि कितने उसके मैस है, या कितने उसके मोल हैं, या कितने उसके मालिक्यूल्स हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, फॉर एग्जाम्पल अगर हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन के कितने मालिक्यूल्स हैं वाटर में, या उसके कितने मोल हैं, या उसके कितने ग्राम हैं, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन के उससे कितने ग्राम हैं
क्योंकि मेजरमेंट्स कर रहे हैं ना, तो क्वांटिटी लेंगे। यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने, जब आप मेजरमेंट्स करते हो तो आप क्वांटिटी लेते हो, 5 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 0.5 ग्राम, 0.2 ग्राम, व्हाटसोएवर जो भी आप लो, बट एक क्वांटिटेटिव वैल्यू होती है जो आप यूटिलाइज करते हो। ठीक है, आगे हम चलते हैं इस पे। स्टिचोमेट्री का जो है वर्ड आपको समझ, द स्टडी ऑफ relative amounts of substance involved in a chemical reaction is called stoichiometry. Such studies is essential when quantitative, yes, मैंने आपको पहले भी बताया है, when quantitative information about a chemical reaction is required. Moreover, it is important to predict the yields of chemical products. जी, यील्ड भी इससे हमें पता चल जाती है। वो ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इंशाल्लाह। जी, फर्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। कह रहा है कि रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें लिक्विड हाइड्रोजन चाहिए है। ही मे बी यूज टू डिटरमिन हाउ मच फ्यूल इज़ नेसेसरी फॉर ए पर्टिकुलर फ्लाइट व्हेन हाइड्रोजन बर्न एंड ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। जी, वाटर जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है। आप देखिए इसको वो किस तरह डिफ़ाइन करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले इन 3 टर्म्स बताया था, मोल की टर्म में, मैस की टर्म में, मालिक्यूल्स की टर्म में। मालिक्यूल्स भी बोल लेते हैं, उसे मॉलिक्यूल भी बोल लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जी। क्या देखें जी, इट स्टेट्स दैट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 2 मोल्स ऑफ स्टीम। स्टीम क्या होती है? स्टीम एक वाटर बॉयल होता है और एक स्टीम होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। बॉयल वाटर की एनर्जी कम होती है और स्टीम की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, बस फॉर अ टाइम बीइंग अभी इतना ही रखें, डिटेल में नहीं जाने की ज़रूरत। 2H2 प्लस O2, देखें 2 मोल हैं हाइड्रोजन के, 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो अंडरस्टूड है कि 1 है। तो 2 मोल हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं और कंबाइन होके हमें 2H2O यानी कि 2 मोल ऑफ वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी स्टेटमेंट वो लिख रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन and with 1 molecule of oxygen to produce 2 molecules of steam। ठीक है, बात वही है लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल आ गई है। ठीक है, अब थर्ड इन टर्म्स ऑफ ग्राम है। देखिए यहाँ पे वो आपको क्वांटिटी बता रहा है, 2 मोल का बता रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स का बता रहा है, या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन या 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का बता रहा है। ठीक है, अब मोल और मॉलिक्यूल में क्या फ़र्क होता है, ये बात की बात है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 4 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, अब इन टर्म्स ऑफ ग्राम है। 4 ग्राम्स, क्यों 4 ग्राम्स हैं? ये देखें 2H2O, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो इट्स मीन ये 4 ग्राम हो गए। ऑक्सीजन का 1 मोल है ना, तो 1 मोल में कितने ग्राम होते हैं? 32 ग्राम्स होते हैं। ठीक है, 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 36 ग्राम्स ऑफ वाटर। कैसे 36 ग्राम, ये देखते हैं। देखें वाटर का मोलर मास कितना है? 18 16 ऑक्सीजन का, 2 हाइड्रोजन का, 16 प्लस 2 18। अब 2 मोल हैं तो 2 को 16 से यानी कि 2 इंटू 16 करेंगे तो वो क्या आएगा, 2 इंटू 18 करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा। अब अगर आप रिएक्टेंट का मास सम अप करें और प्रोडक्ट का मास सम अप करें तो दोनों में ही आपको इक्वल मास मिलेगा। यही उसने लिखा हुआ है, द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मास कितना है? 36, और रिएक्टेंट का कितना है? 4 प्लस 32, 4 प्लस 32 36 होते हैं। तो क्या है, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास इक्वल है, तो इसको हम क्या कहेंगे, है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। इट कन्फर्म्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि यहाँ पे मास जो है वो कंजर्व रहा है, कोई भी लॉस उसमें नहीं हुआ। अनदर एग्जांपल ये आप खुद करेंगे, इसमें आप क्या सकते हैं जी, 1 मोल ऑफ प्रोपेन, ये C3H8 जो है वो प्रोपेन है, रिएक्ट विद 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 4 मोल ऑफ वाटर। इसी तरह मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में भी और ग्राम्स की भी फॉर्म में आप डिफाइन। अब मोल की बात करते हैं, व्हाट इज मोल। मोल एक क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, हर वो एवोगाड्रोस में चली जाएगी बात, पहले हम इसको देख लेते हैं। द एटॉमिक मास
फार्मूला mass and molecular mass of substance expressed in gram is called mole. अब ये क्या बात हुई, एटॉमिक मास, फार्मूला मास एंड मॉलिक्यूलर मास। देखिए तीन टर्म का समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एटॉमिक मास, जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है जी, H2 है ना, अगर तो वो 2 है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा, 2 ग्राम के इक्वल होगा। ठीक है। और अगर ये एटॉमिक मास की, अगर सोडियम की बात करूँ मैं, सोडियम अकेला है तो वो क्या होगा, चलें उसको रहने दें, उसको रहने दें। हाइड्रोजन की बात कर लें या यहाँ पे ऑक्सीजन की बात कर लें तो 1 मोल ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है, 16 ग्राम, तो ये एटॉमिक मास है। ठीक है, ये 16 ग्राम है उसका एटॉमिक मास। अब फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। अब मैंने इसलिए कहा सोडियम को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे सोडियम का मैं आपको कंपैरिजन बताऊँगा, फिर आपको समझ आ जाएगी। सोडियम का जो देखिए यहाँ पे फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास दो टर्म्स हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास दो कंपाउंड हैं, एक NaCl है और एक HCl है। ठीक है, एक सोडियम क्लोराइड है, एक हाइड्रोजन क्लोराइड है। अब इसमें एक के लिए आप टर्म यूज़ करोगे फार्मूला मास जी, एक के लिए टर्म यूज़ करोगे फार्मूला मास एंड सेकंड वन के लिए आप यूज़ करोगे मोलेक्युलर मास। आप किसके लिए फार्मूला और किसके लिए मोलेक्युलर मास यूज़ करोगे, जो आयनिक है आपका, जो आयनिक कंपाउंड है, आपको तो पता है इसमें कि NaCl आयनिक है, तो जो NaCl है उसके लिए हम फार्मूला मास या फार्मूला यूनिट की टर्म यूज़ करेंगे। इस पॉइंट को नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड द सेकंड वन HCl जो कि कोवलेंट है, जो भी कोवलेंट मॉलिक्यूल होगा उसके लिए हम मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज़ करेंगे, और जो आयनिक होगा उसके लिए फार्मूला मास की टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ये कैसे फाइंड करते हैं ये देखिए। फॉर एग्जांपल NaCl है, NaCl, Na का कितना होता है 23 और क्लोरीन का 35.5, तो टोटल इनको सम अप करेंगे तो 58.5 आ जाएगा। अब ये जो 58.5 है ये फार्मूला मास है, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, दिस इज़ इक्वल टू द 1 मोल ऑफ NaCl। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अब दूसरा है HCl। अब HCl का सम अप करेंगे 35.5 प्लस 1, हाइड्रोजन का प्लस 1 है तो 36.5। अब ये 36.5 जो आया है ये क्या है, दिस इज़ द फार्मूला मास ऑफ HCl एंड दिस इज़ आल्सो इक्वल टू द 1 मोल ऑफ HCl। यानी कि अगर कोई अकेला है, जैसे वहाँ पे स्टार्ट में एटॉमिक मास में मैंने हाइड्रोजन को अकेला कहा था, अब मॉलिक्यूलर मास में क्या हो गया, मॉलिक्यूल बन गया ना, हाइड्रोजन और HCl आपस में ऐड हुए हैं तो HCl बना है। ठीक है, तो अब मॉलिक्यूल बन गया है तो वो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास की टर्म यूज़ होगी। अगर वो अकेला है तो वो एटॉमिक मास की टर्म यूज़ होगी, लेकिन जो जिसका जितना मास होगा, अगर हाइड्रोजन का मास 2 है तो उसका 1 मोल है, अगर HCl का मास 36.5 है तो वो उसका 1 मोल है, 1 मोल के इक्वल है। अगर NaCl है उसका मास 58.5 है तो उसका वो 1 मोल है। किसी भी चीज़ का जो मास है, जिस तरह आप सिंपली कह देते हो जो मोलर मास है, ठीक है, वो जो है उसके 1 मोल के इक्वल होता है। लेकिन यहाँ पे हम मोलर मास का नहीं टर्म यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है द फार्मूला मास एंड मोलेक्युलर मास सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम्स। ठीक है, मोलर मास का नहीं यहाँ पे लिख सकते, हम ग्राम्स की मैं बात करेंगे। तो ऐड उसी तरह करते हैं लेकिन यहाँ पे टर्म आप ग्राम की यूज़ करोगे। ठीक है, अब ये नीचे मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद कर लोगे 1 मोल ऑफ। अच्छा, अब ये उसने क्या बताया, मैंने तो इसकी फॉर्मेशन बताई है ना, उसने ब्रेक डाउन बताई है कि NaCl जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसको ब्रेक डाउन नहीं हर कहेंगे, इसको डिसोसिएशन कहेंगे। ठीक है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब देखें इसमें आपको पता है कि 1 मोल Na का होता है और 1 मोल Cl का होता है। मुझे क्यों पता है, देखें यहाँ पे अगर हम सोडियम की इंडिविजुअल बात करते हैं तो यहाँ पे सोडियम का एटॉमिक मास आएगा, वो कितना आएगा 23 है ना, हाँ जी 23 है, तो 23 ग्राम जो इसके होंगे वो 1 मोल के इक्वल होंगे। अगर Cl की बात करते हैं तो 35.5 ग्राम आएंगे और इसके 1 मोल के इक्वल के होंगे। अगर 1 मोल ऑफ NaCl की बात करते हैं हम तो वो 58.5 के आएंगे, यानी कि दोनों के सम अप करने के बाद। अब होगा क्या, इसको हम क्या कहेंगे 58.5 को, दिस इज़ अ फार्मूला यूनिट
या फार्मूला मैस ऑफ NaCl है, लेकिन ये किसके इक्वल होगा, जितना भी मैस होगा वो 1 मोल के इक्वल होगा। आई होप सो इसकी आपको सही तरह समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। एवोगाड्रो नंबर, द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मोलेक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। जी, किसी भी एटम में, आयन में या मालिक्यूल में। अब एटम, आयन और मालिक्यूल क्या है, मालिक्यूल HCl था, एटम क्या था, हाइड्रोजन एटम था। अब आयन क्या है, ये जैसे ऊपर है Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, इस तरह Mg पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव, व्हाट्सएवर जो भी हो, ठीक है। अच्छा, अब कह रहा है कि ये जो है, ये जो एवोगाड्रो नंबर है, दिस कैन आल्सो एक्सप्लेन द प्रीवियस इक्वेशन। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं जी, दिस रिएक्शन कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर। इक्वेशन स्टेट दैट 2 into 6.02 × 10⁻23 molecules of hydrogen react with 6.02 × 10⁻20। ओके जी, ये आप स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, मैं देखिए ऊपर जो ऊपर फर्स्ट पेज पे फर्स्ट लाइन है, तो हमने क्या 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब हमने 2 मोल की बात की तो हमने क्या कहा है जी, 1 मोल एवोगाड्रो नंबर के मुताबिक है, इक्वल है द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल, यानी कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.02 × 10⁻23 है। तो 2 कितने के होंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें, ठीक है। और दूसरे ऑक्सीजन के लिए क्या है, ऑक्सीजन के लिए आई 1 मोल है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं है क्योंकि आंसर वही आना, तो एज इट इज लिख दिया। अब वाटर किसने कहा था 2 मोल प्रोड्यूस होंगे, तो हमने भी यहाँ पे भी 2 मोल प्रोड्यूस किए हैं, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ एवोगाड्रो नंबर आ गए हैं। 2 इंटू, यानी कि 2 मोल नहीं लिखा हमने, 2 और मोल की जगह पे हमने एवोगाड्रो नंबर लिख दिया, क्योंकि 1 मोल जो होता है वो 6.02 × 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम न्यूमेरिकल शुरू होने लगे हैं, तो इस पे कंसंट्रेट करें। न्यूमेरिकल्स के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें जितनी भी एग्जांपल्स होंगी वो मैं आपको अभी बता दूंगा, लेकिन जो सेल्फ चेक हैं आपकी बुक में, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो जो है उसकी मैं वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, और वो आप देखेंगे, बाकायदा मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा जिस तरह क्लास में सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो वो सॉल्व करेंगे उसे और इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। ये बताने की ज़रूरत नहीं है, या आप रीड कर लोगे तो आपको सारा समझ आ जाएगा, लेकिन आखिरी एग्जांपल हम रीड कर लेते हैं। देखें जी, C+O2 CO2, मुझे नहीं पता इससे नीचे क्या लिखा है या क्या नहीं लिखा, आप भी ना देखें, ठीक है। देखें जी, कार्बन के कितने मोल हैं जी, यहाँ पे जी 1 मोल है। अगर हमने इसको किसकी टर्म में डिफाइन करना है, एवोगाड्रो की टर्म में, तो हम कहेंगे 6.02 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 6.02 and 10⁻23 molecules of oxygen to produce, ये 2 मोल नहीं है, ये 1 मोल है, इसने गलत लिखा हुआ है, टू प्रोड्यूस 6.02 into 10⁻23 molecules of CO2। अच्छा, अब आप ये परेशान हो रहे होंगे एटम्स हम कहाँ पे लिखें और मोलेक्यूल कहाँ पे लिखें। देखें, ऑक्सीजन अगर अकेला होता ना, O की फॉर्म में होता सिर्फ, तो हम इसके मोलेक्यूल की जगह पे इसके साथ लिखते एटम्स, 6.02 into 10⁻23 एटम्स। लेकिन ये O2 के फॉर्म में है, मोलेक्यूलर फॉर्म में है, जो चीज़ मोलेक्यूलर फॉर्म में है उसके साथ मोलेक्यूल लिखेंगे, जो चीज़ एटॉमिक फॉर्म है उसके साथ नंबर ऑफ़ एटम्स लिख देंगे, या 6.02 × 10⁻23 एटम्स लिख देंगे। अच्छा, ये मोल रेशो जो है ना और कन्वर्जन फैक्टर, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। कन्वर्जन फैक्टर को समझने के लिए ना हम एंड पे चले जाते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, बट इसको पहले देख लेते हैं। द मोल रेशो मीन्स द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, यानी कि रिएक्टेंट होंगे जो हिस्सा ले रहे हैं और कितने रिएक्टेंट जो है वो आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी रेशियो को हम कह रहे हैं। द मोल रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कैन बी शो एज 1 मोल ऑफ C3H8 reacts with the 5 mole of oxygen to give 3 mole of CO2 and 4 moles of water. The amount of propane will not be utilized. Okay, हर थोड़े इसे मतलब डेफिनेशन आपने देख ली है। अब हम इसकी ये एग्जांपल नहीं देखेंगे, बल्कि लास्ट वाला एग्जांपल देखेंगे, इसको बाद में आके देखेंगे, ठीक है। ये एक मिनट जी, यहाँ पे ये जो एग्जांपल है ना, कि इस वजह से मैं आपको
पे शो करवा रहा हूँ कि ये जो एग्जांपल है इसमें काफ़ी उन्होंने ना अच्छा लिखा हुआ है, मतलब कन्वर्जन फैक्टर की प्रॉपर समझ आ रही है। वो जो एग्जांपल थी इसमें वो डायरेक्ट कॉपी कर गए थे। अब अगर इसमें आप देखें तो वो कह रहा है ये भी टॉपिक है आपका, इसको भी आई थिंक तो साथ कवर अप कर लेना चाहिए, तो दोनों टॉपिक एक साथ हो जाएंगे। फिर हम वापस उधर जाएंगे, वो एग्जांपल भी करेंगे, ठीक है। जब आप ये एग्जांपल कर लेंगे तो वो एग्जांपल आप खुद ब खुद कर लोगे। बाकी जो सेल्फ चेक हैं वो मैं आपको लाजमी करवाऊंगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जी। अच्छा, पहले इसको देख लें, लिमिटिंग रिएक्टेंट को। पहले परसेंटेज कंपोजिशन को देख लें। देखिए परसेंटेज क्या होती है, जैसे आप फॉर एग्जांपल 9th के टोटल मैट्रिक के टोटल नंबर है 1100, आपके नंबर आते हैं जी 1000, तो आप क्या लिखेंगे 1000 डिवाइडेड बाय 1100 इंटू 100, आपकी परसेंटेज आ जाएगी। फॉर एग्जांपल आपको कहते हैं जी MgO है जी, जैसे ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आपने परसेंटेज फाइंड करनी है किसी भी एक की, मैग्नीशियम की फाइंड कर लें या ऑक्सीजन की। आपने क्या करना है जी, दोनों का मैथ सम अप करना है। टोटल मैथ कितना आया 100, 60.3 प्लस 39.7, तो सम ऑफ परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स इन ए सब्सटेंस मस्ट बी इक्वल टू लाइक। अच्छा जी ये और है, ये मैथ्स नहीं है। अच्छा जैसे NaCl के फॉर एग्जांपल, NaCl का टोटल मैथ्स कितना है जी 58.5 है। अब मैंने सोडियम की परसेंटेज फाइंड करनी है कि इसमें सोडियम की कितनी है, ठीक है। तो मैं सोडियम का मैथ्स लिखूँगा 23 डिवाइडेड बाय 58.5 इंटू 100, तो मेरे पास सोडियम की परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। अगर मैंने क्लोरीन की फाइंड करनी है तो मैं क्या करूँगा जी, टोटल मैथ्स मुझे पता है 58.5 है, क्लोरीन का मैथ्स कितना है, क्लोरीन का मैथ्स है 35.5 डिवाइडेड बाई 58.5 इंटू 100, तो वो मेरे पास परसेंटेज ऑफ क्लोरीन आ जाएगी, ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक्सेस एंड लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखें जैसे नाम से जाहिर है कि एक्सेस और लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होंगे। एक्सेस मीन जो क्वांटिटी में ज़्यादा होगा, लिमिटिंग जो क्वांटिटी में कम होगा। पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं। reactant that is consumed completely in chemical reaction is called limiting reactant. It can also be defined as a reactant which produce the least number of moles of product in a chemical reaction। जी ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, सेकंड पॉइंट, क्योंकि इसी के बेस पे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे आगे। The reactant left unused or unreacted after the completion of reaction is called reactant in excess। जो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद भी रिएक्टेंट आपके पास बच जाएगा, उस रिएक्टेंट को आप एक्सेस रिएक्टेंट कहोगे, और जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा उसको आप लिमिटिंग रिएक्टेंट कहोगे। अब ये एग्जांपल करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल है भी इजी है और इसमें प्रॉपर कंसेप्ट भी है। देखें जी, सबसे पहला काम ये स्टेप नोट करें जी, बॉल पॉइंट उठाएं, कॉपी पे नोट करें इसे नोटबुक पे, ठीक है। सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप जो आपने करना है वो है आपने रिएक्टेंट के मोल्स फाइंड करने हैं। अगर मोल्स ऑलरेडी गिवन हैं फिर तो अच्छा हो गया, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है कि 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पहला स्टेप आपने देख लिया, अगर मोल गिवन है तो ओके, वरना मोल फाइंड कर लें। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, क्योंकि आपने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है, तो अगर रिएक्टेंट एक है, दो हैं या तीन है, उनको 1 बाय 1 प्रोडक्ट के मोल के साथ कंपेयर करना है और उसके मोल फाइंड करने हैं कि कौन जो है, ये फाइंड करना है कि कौन जो है वो कम मोल प्रोड्यूस कर रहा है। जो मोल कम प्रोड्यूस करेगा वो क्या होगा, वो आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल में देखते हैं, पहले हमने हाइड्रोजन को कंपेयर किया है, 2 हाइड्रोजन गिविंग अस 2 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। वाटर के 2 मॉलिक्यूल दे रहे हैं। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर, तो 1 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल होगा, ये एक स्टेप नहीं है इसमें, वो मैं आपको बता रहा हूँ, वो नोट कर लें। दूसरा स्टेप 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 मोल्स ऑफ वाटर। आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2/2 मोल ऑफ वाटर, यानी कि 2 साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हमने 10 मोल्स ऑफ वाटर फाइंड करने हैं तो दोनों साइड्स पे हम 10 को क्या कर देंगे,
मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 2/2 इंटू 10 करेंगे तो आंसर हमारे पास 10 आएगा। इसी तरह अब ऑक्सीजन का करें, देखें ऑक्सीजन के रेशो क्या है 1:2। और ये रेशो आपको कहाँ से मिलेगी, ये रेशो आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मिलेगी। ठीक है, समटाइम्स ये होता है आपको इक्वेशन दे दी जाती है, लेकिन समटाइम आपने खुद से याद रखना होता है। अगर इक्वेशन गलत होगी आगे से सारा क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि इसमें मोल रेशो अगर गलत होगी तो आगे से सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। तो 1:2 है, तो 1 मोल ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब क्या करेंगे, 7 मोल है तो 7 को दोनों साइड पे हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 14 मोल आ गए हैं और 10 मोल आ गए हैं। हाइड्रोजन ने हमें प्रोवाइड किए हैं जी 10 मोल ऑफ वाटर और ऑक्सीजन ने प्रोवाइड किए हैं 14 मोल ऑफ वाटर। तो जिसके कम है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है और जिसके ज़्यादा है वो एक्सेस रिएक्टेंट है। ठीक है, बात समझ आ? चलें जी, हम अब जो है इसको नहीं देखते, बल आगे भी एग्जांपल जो है वो सेम इसी तरह की हैं, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, इसी को कवर अप कर लेते हैं, बाद में पीछे जाएंगे दोबारा इनिशियल टॉपिक पे। ठीक है जी, देखें इधर 200 ग्राम ऑफ K2Cr2 फॉर रिएक्ट विद, ठीक है मैं रीड नहीं कर रहा है इसे, जस्ट आपको बता रहा हूँ क्या कह रहा है जी। 200 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 रिएक्ट विद 200 ग्राम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कैलकुलेट मास ऑफ एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूस, यानी कि ये जो ब्रैकेट में ऑक्सीजन है, और मास ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कि क्या फाइंड करना है, एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करना है या लिमिटेड फाइंड करना है। एक्सेस रिएक्टेंट जो है वो आपने फाइंड करना है। ठीक है, इसमें जो है लास्ट वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप क्या मैंने आपको बताया था कि अगर रैम में है तो उसके मोल फाइंड करने हैं, दोनों के मोल आप फाइंड करेंगे। मोल फाइंड करने के बाद क्या करेंगे, पहला पार्ट आपने ऑक्सीजन के ऊपर देखना है, तो ऑक्सीजन को कंपेयर करेंगे पहले K2Cr2O7 के साथ, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह जो कम मोल देगा वो क्या होगा, वो लिमिटेड रिएक्टेंट होगा। देखें एक ने हमें प्रोवाइड किए हैं H2SO4 producing less number of moles, so H2SO4 is a limiting reactant and produce atomic oxygen is this. In this problem H2SO4 is the limiting reactant and K2Cr2O7 is the excess reactant. We have 0.68 mole of K2Cr2O7 and 2.04 मोल ऑफ H2SO4। हाँ जी, अब दोनों के मोल भी हमारे पास हैं। अब दूसरा पार्ट जो है वो हम कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, सल्फ्यूरिक एसिड के 4 मोल रेट कर रहे थे, 4 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टिंग विद 1 मोल ऑफ K2Cr2O7, तो वो हमने स्टेटमेंट लिख ली। अगर 4 जो थे वो 1 मोल के साथ रेट कर रहे थे, तो 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितने के साथ रेट करेंगे, 1/4 के साथ, यानी कि 4 तो जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 2.04 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो हम दोनों साइड पे 2.04 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारे पास आंसर है क्या 0.51 मोल ऑफ K2Cr2O7। अब क्योंकि हमने मास ऑफ रिएक्टेड लेफ्ट बिहाइंड निकालना है, तो लेफ्ट बिहाइंड निकालने के लिए हम 0.68 किसके मोल थे, K2Cr2O7 के। अब ये इनिशियल थे, अब ये कंज्यूम फाइनल के बाद है ये। ठीक है, ये माइनस 0.51 करेंगे तो 0.17 मोल्स आएंगे। जब 0.17 मोल्स को इसके मोलर मैस से रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास इसका मैस आ जाएगा कि हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद भी 49.98 ग्राम ऑफ K2Cr2O7 प्रेजेंट हैं। ठीक है, बात समझ आ गई। ये जो इसका बी पार्ट है इसमें आपने ध्यान देना है, जब आपने आयोनाइजेशन करनी है तो यहाँ पे आपने देखना है कि हाइड्रोजन के यहाँ पे आपने 2 मोल कंसीडर करने हैं, 1 मोल नहीं कंसीडर करना। तो यहाँ पे देखिए उसने साथ 2 को मल्टीप्लाई भी किया हुआ है, बस ये गलती नहीं करनी, बाकी सारा सेम है। चले जी, हम लास्ट वाला टॉपिक आपका पहले क्लियर हो गया है, वो इसलिए क्लियर किया है क्योंकि यहाँ पर ना एग्जाम्पल ज़्यादा अच्छे से प्रॉपर थी। ठीक है, अब वहाँ पर चलते हैं और वहाँ पर आई थिंक सो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जी, ये अब आप खुद करेंगे और इंशाल्लाह आप ये कर भी लेंगे। ये सेल्फ चेक मैं आपको खुद करवाऊँगा। जी, वो कह रहा है कि क्या फाइंड करें, व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फाउंड फ्रॉम 4 to 5 ग्राम ऑफ आयरन ओर। देखें Fe2O3 है ना, इससे हमने आयरन का मास फाइंड करना है।
ठीक है, किसके हमें हमें किसका मैथ गिवन है? हाँ जी, आयरन ओर का मैथ गिवन है। तो हमने पहले इसके मोल फाइंड करने हैं Fe2O3 के। मोल फाइंड करने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे। Fe2O3 को आयरन के साथ करेंगे। Fe2 का 1 मोल 2 मोल ऑफ प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कन्वर्जन फैक्टर बना हुआ है। ठीक है, जो उधर था ना 2/2 हाइड्रोजन के लिए, चले जाएँ उस पेज पे, ये वाला ये 2/2 ये कन्वर्जन फैक्टर था। अब यहाँ पे ये कन्वर्जन फैक्टर बन गया है 2/1। ठीक है, तो वही प्रोसीजर है, तो आपने परेशान नहीं होना, तरीका बिल्कुल सेम है। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ गैस, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अकॉर्डिंग टू गे लूस गैस, द लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, लॉ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ वॉल्यूम, ठीक है, कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। ठीक है, द गैस रिएक्ट इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट। ये क्या सिंपल होल नंबर, यानी कि एक एक मोल रिएक्ट करेंगे, दो दो रिएक्ट करेंगे, या तीन तीन या चार चार, कभी भी फ्रैक्शंस में रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे एक मोल HCl का, सॉरी, एक मोल हाइड्रोजन का रिएक्ट कर रहा है एक मोल Cl2 के साथ, एक मोल क्लोरीन के साथ, टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ HCl। तो ये होल नंबर है, फ्रैक्शन नंबर नहीं। इसकी बस इतना ही करना आप। मोलर वॉल्यूम, ये आपका अलग से नेक्स्ट टॉपिक भी है, बट अभी से जैसे देख लें। The volume of gas at standard temperature and pressure is called its molar volume। अब वो वॉल्यूम कितना होता है, ठीक है, उसके वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है, 22.414 dm³। अब देखें, आपने इसमें एक बात याद रखनी है, जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक में डिस्कस किया था कि 1 मोल जो इक्वल होता है वो 2.02 × 10⁻23 मोलेक्यूल्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी तरह, क्योंकि हमने ऊपर मेंशन किया है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट STP, यानी कि हमने कहा है कि 1 मोल ऑफ गैस एवोगाड्रो के इक्वल होता है, और 1 मोल ऑफ गैस अगर STP पे होगा तो उसका वॉल्यूम 22.414 dm³ होगा। तो इट्स मीन के हम इस दोनों टर्म्स को, एवोगाड्रो नंबर को और वॉल्यूम्स को इंटरलेट कर रहे हैं किसके साथ, मोल के साथ, यानी कि मोल दोनों में कॉमन है। अगर 22.414 dm³ ऑफ एनी गैस एट STP 1 मोल के इक्वल है, और अगर 1 मोल 6.0 × 10⁻23 मोल्स के इक्वल है, तो 22.414 dm³ ऑफ एनी गैस एट STP भी इज इक्वल टू 1 मोल, और 1 मोल इक्वल किसके होगा, 6.02 × 10⁻23 के। ठीक है, अब ये वेरी कर सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए 2 ग्राम लिखे हैं, हाइड्रोजन के लिए 17 ग्राम लिखे हैं, लेकिन बात यही है कि 2 ग्राम का मतलब 1 मोल है, 17 ग्राम का मतलब भी 1 मोल है, और ये डायरेक्ट इनडायरेक्टली विद रेफरेंस टू 1 मोल वो जो है एवोगाड्रो नंबर के इक्वल हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, एट STP पे। ये नीचे एग्जांपल है, डिटरमाइन द वॉल्यूम दैट 2.5 मोल्स ऑफ क्लोरीन मोलेक्यूल एट STP। देखें जी, 22.414 dm³ पे STP पे अगर होगा तो इसका 1 मोल होगा। 1 मोल ऑफ Cl2 ऑक्यूपाई वॉल्यूम दिस एट STP 2.5 मोल कितने हो गए, अगर 1 मोल इतना कह रहा है तो 2.5 कितने हो गए, सिंपली आपने 2.5 को मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, ये जो है ना, ये 1.3 सेल्फ चेक है, इन्होंने 1.2 लिखा हुआ है, ये मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा, बट आप ये खुद भी कर सकते हैं। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन molecules are there in 50 dm³ oxygen at STP? What volume does 0.80 मोल ऑफ N2 गैस occupy at STP? तो सिंपली क्या करना है, इसमें 0.80 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है उसके साथ 22.414 के साथ। आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, और इतना इनफ है आपके लिए। दूसरी जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो 5 से 10 मिनट की होगी, शॉर्ट सी होगी, उसमें आपको न्यूमेरिकल जो सेल्फ चेक है वो मैं सॉल्व करवा दूंगा। बट मेरा ख्याल है कि अगर आप ये कर लो तो वो आप खुद भी कर सकते हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।